बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट चैप्टर नंबर 5 ऑफ द सब्जेक्ट स्टाफिंग बाय हैनीमैन। सो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है क्या? इट्स अ प्रोसेस कि हम आइडेंटिफाई करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं जॉब एप्लीकेंट्स को फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है जी? आपका प्लानिंग की स्टेज से स्टार्ट होता है। आप ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ को देखते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को पहले से कंसिडर करते हो, और फिर इसके साथ साथ आप ट्रेनिंग ऑफ रिक्रूटर्स और उन डिफरेंट मामलात को कि वो किस तरह से किस प्रोसेस के तहत रिक्रूटमेंट करेंगे एड्रेस कर रहे हो। सेकेंड स्टेज जो इस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस की आती है वो है कि आप अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी क्या फॉर्म करेंगे। सो इसी को थोड़ा सा लेकर चलते हैं। वी स्टार्ट विद द रिक्रूटमेंट प्लानिंग। इसको अगर हम ओवरव्यू करना चाहें इस सारे के सारे प्रोसेस का, तो वो हमारे सामने एक डायग्राम आती है। सो दिस इज़ द डायग्राम दैट वी सी। इसको थोड़ा सा हम करते हैं ताकि हमारे पास एक फ्रेम में आ जाइए। प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट। हम डिफाइन कर रहे हैं जी रिक्रूटमेंट के गोल्स को। फिर इसके साथ दो एस्पेक्ट्स हमारे हैं, सेलेक्ट ओपन वर्सेस टारगेटेड रिक्रूटमेंट अप्रोच, मेक ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। फिर इसके बाद हम कंसिडर करते हैं पोटेंशियल एप्लीकेंट्स रिएक्शंस को और रिक्रूटमेंट मेथड्स को, क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन मैसेज और मीडिया सेलेक्ट करते हैं, और फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी और ऑनगोइंग इवैल्यूएशन प्रोसेस देखते हैं फॉर द आउटकम। तो ये एज अ होल हमारे पास एक कंप्लीट प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजिक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आ जाता है। ये देख रहे हैं हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ये एक तरह से कह लें पैरेलल चल रही हैं। वी स्टार्ट विद दिस वन। हम किससे बात करना स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ क्या होंगे, या वो डिसीजंस जो कि हम इनिशियली लेते हैं, और फिर उसके साथ साथ उसी के बीच में हम ओपन और टारगेटेड रिक्रूटमेंट अप्रोचेस को भी देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव और बात करते हैं जी रिक्रूटमेंट प्लानिंग के ऊपर। जब भी हम रिक्रूटमेंट प्लानिंग करने जा रहे हैं तो हमारे पास इससे पहले कि हम एप्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई करें और उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए अट्रैक्ट करें, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान डेवलप होना चाहिए। उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन और अट्रैक्शन ऑफ एप्लीकेंट एट द फर्स्ट प्लेस आती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ को कंसिडर करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़। ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ हम किसको ले रहे हैं कि जी हमने सारे सिस्टम, इस प्रोसेस को किस अंदाज में तंजीम करनी है, तरतीब देना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं दैट इज़ इशू नंबर 1। और इशू नंबर 1 क्या है कि इन हाउस वर्सेस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी। हमारे लिए ये डिसीजन इम्पॉर्टेंट है कि हमने इन हाउस रिक्रूटमेंट करनी है या हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी को यूज़ करना है। अब इसके लिए हमारे पास दो एस्पेक्ट आते हैं। पहला एस्पेक्ट है स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि उसके लिए ये स्ट्रैटेजी फ़र्क होगी, और जब हम इसी की बात करते हैं लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो उसकी स्ट्रैटेजी फ़र्क हो जाती है। सो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनके पास कुछ इश्यूज़ होते हैं, लाइक बजट का इशू होता है, उनके पास स्टाफ नहीं होता जिसके लिए जिसको यूज़ करते हुए हम अपना रिक्रूटमेंट फंक्शंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्मॉलर लेवल के ऊपर काम कर रही होती हैं, वो इस एक्टिविटी के लिए क्या कर रही होती हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर डिपेंड कर सकती हैं। सो इनके लिए ये ज़्यादा फेवरेबल होता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका लो टर्नओवर आता है, लो टर्नओवर से क्या मुराद है कि कम लोग छोड़कर जाते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अगर लो टर्नओवर है तो आपको फ्रीक्वेंटली रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। तो ये भी एक अनदर रीज़न है कि आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी को यूज़ करें, और इट विल बी लेसर इन कॉस्ट एज वेल। अगर आप एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं तो आपको क्या मसाइल हैं कि फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, और बेसिकली आप क्या करते हैं, इन हाउस रिक्रूटमेंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। मींस यू हैव योर ओन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो कि रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इस सूरत में क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, आपका इस काम में आपकी कॉस्ट कम होती है,
और इसके साथ साथ आपकी रिक्रूटमेंट सर्चेज जो हैं वो सेम होती हैं फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग, और स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग मेट बाय यूजिंग द इन हाउस रिक्रूटमेंट। सो पहला ऑर्गेनाइजेशनल इशू हमने ये देख लिया कि बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन हम कैसी ऑर्गेनाइजेशन है और हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, दैट इज़ वेदर वी विल गो फॉर अ डिसीजन ऑफ इन हाउस रिक्रूटमेंट, तो हम अपनी जो टेक्निक्स हैं उसको फ़र्क यूज़ करते हैं, और अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी यूज़ कर रहे हैं तो हमारे ये प्रेफरेंसेस फ़र्क हो सकते हैं। इशू 2 हमारा जो रिलेट करता है वो है कि हमने सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट करनी है वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट करनी है। तो ये दो वर्ड्स हैं जिसको हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट क्या है और डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट क्या होती है। सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट से मुराद ये है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रिक्रूटमेंट करना चाहती है तो उसके डिसीजंस उनसे हैं सेंट्रलाइज्ड होंगे, मींस मेड बाय द, चले फ़र्ज़ करते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो वो डिसीजन करेगा। डिसेंट्रलाइज्ड से क्या मुराद है, आप किसी को ये अथॉरिटी दे देते हो, लाइक कंसर्न्ड डिपार्टमेंट जिसमें ये जगह खाली है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फिल द पोजीशन। सो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आ गया सेंट्रलाइज्ड का और डिसेंट्रलाइज्ड का। जो ऑर्गेनाइजेशंस सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट को यूज़ कर रही होती हैं उनका जो है सारे चीज़ें वो एक सेंट्रल ग्रुप देख रहा होता है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं द रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को, और नॉर्मली एचआर प्रोफेशनल्स जो हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे वो ही ये सेंट्रलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोई इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स है या इंडिविजुअल मैनेजर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को इन डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट अप्रोचेस। ये दोनों अप्रोचेस हमारे सामने अब आ गई। एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट के एफर्ट्स जो है वो डुप्लीकेट नहीं होती, यानी आपकी डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, तो आपके रिसोर्सेज उस तरह से ज़ाया नहीं जाते। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो पॉलिसी है वो आपकी सही कंसिस्टेंटली इंटरप्रेट हो रही होती है, मींस जो बेसिक आप अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं अक्रॉस द बोर्ड वही अप्रोच यूज़ होती हुई नज़र आती है। अब अगर देखें एडवांटेज किसका, डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट का, तो रिक्रूटमेंट है वो उसकी पेस निस्बतन बेहतर हो जाती है, इट्स मोर क्विकली परफॉर्म्ड, और जहाँ पर आपके पास कम लोग हों रिक्रूटमेंट के लिए तो वहाँ पे ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। सो इट्स बेटर टू अलाइन विद द यूनिट नीड्स, जहाँ पे हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम अपनी एक्टिविटीज़ को डे टू डे बेसिस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये तो हमारे पास हो गए जी ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़। हमने देखा कि इशू 1 है कि इन हाउस वर्सेस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी किसको यूज़ करना है, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट करनी है या डिसेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट करनी है। दूसरे लेवल पे हमारे पास जो इश्यूज़ आते हैं वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, कि हमने सारे प्रोसेस को किस तरह से एडमिनिस्टर करना है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज HRIS, कि वो इंटीग्रेट करते हैं तमाम प्रोसेस को। ये तमाम प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, रिक्विजिशंस जब डिपार्टमेंट्स की तरफ से जाती हैं कि हमारे पास इतने लोग के लिए पोजीशंस वेकेंट हैं, फिर हम डेवलप करते हैं रिक्रूटमेंट बजट को, और देन हम अपना प्रोसेस फ्लो बना रहे होते हैं। सो इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। पहला कॉन्सेप्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में आता है वो क्या है जी, रिक्विजिशंस। व्हाट आर दीज रिक्विजिशंस? ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे फ़र्ज़ करते हैं, अगर इसको HR से हट के देख लेते हैं, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मुझे अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए रैम्स रिक्वायर्ड हैं, माउस रिक्वायर्ड है, तो मैं एक रिक्विजिशन फॉर्म लूँगा, उसके ऊपर इसको फिल करूँगा कि वाई आई नीड दीज थिंग्स, और उसकी बेस के ऊपर मैं IT डिपार्टमेंट में सिग्नेचर्स करवा के अपने डिपार्टमेंट से भिजवा दूंगा, मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी। सेम इज़ रिक्विजिशन फॉर्म, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो ऑथोराइज़ करता है कि हम किसी भी जॉब को फिल करना चाहते हैं। ये इंडिकेट करता है बाय द सिग्नेचर्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट के जी इस पोस्ट के लिए अप्रूवल मौजूद है। सो टॉप मैनेजमेंट जब इसको अप्रूवल दे देती है तो हम रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बाय प्लानिंग द स्टाफिंग एक्टिविटीज़ लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एट्सेट्रा। सो रिक्विजिशन जो है वो दोनों चीज़ों को एड्रेस करती हैं। पहली चीज़ है जी कि वो क्वांटिटी को भी एड्रेस करती हैं, और दूसरी चीज़ क्वालिटी को भी एड्रेस करती हैं कि हमारे पास किस किस्म का ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ ये लिस्ट करता है कि नंबर ऑफ़ जॉब ओपनिंग्स पर जॉब और मिनिमम क्वालिफिकेशन एक एप्लीकेंट की क्या होनी चाहिए, इसको भी
बता रहा होता है। दूसरा इशू जो हमारा आता है वो क्या है जी, दैट इज ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग यानी हमने किस वक्त रिक्रूटमेंट करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं जी लीड टाइम कंसर्न, और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं टाइम सीक्वेंस कंसर्न। ये दो फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं टाइमिंग ऑफ आर रिक्रूटमेंट के हमने किस वक्त रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रन करना है। जो हमारे स्टाफिंग मैनेजर्स हैं वो इंक्रीजिंगली क्या करते हैं, शो करते हैं कंक्रीट रिजल्ट्स फॉर द वर्क एक्टिविटीज़ और इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के किस टाइम पे इन रिक्वेजिशंस को फिल करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी देख लेते हैं कि ये लीड टाइम कंसर्न क्या है और टाइम सीक्वेंस कंसर्न क्या है। लीड टाइम कंसर्न्स हमारे पास हैं कि जब हम प्लानिंग करते हैं फॉर ओपनिंग इन एडवांस टू देयर एक्चुअल अकरेंस, और जब अभी जॉब्स खाली नहीं हुई उनसे पहले हम इस प्रेडिक्शन को ले लेते हैं, और इसकी बेस के ऊपर जैसे ही जॉब्स खाली हो सकता है हम अपने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रन कर चुके हों। सो इट्स अ मोर फास्टर प्रोसेस। इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है कि नॉलेज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इन द मार्केट प्लेस। टॉप मैनेजर्स प्रायोरिटाइज करें जॉब ओपनिंग्स को सो दैट दे कैन बी फिल्ड इन द ऑर्डर दैट बेस्ट मीट्स द नीड्स ऑफ द बिजनेस, एंड इट रिक्वायर्स दैट रिक्रूटर्स आर प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट द सर्च। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसकी बन जाती हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर इन द मार्केट प्लेस का नॉलेज होना भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे हमने कहा कि हमने जॉब ओपनिंग का इन एडवांस, तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ रिटायरमेंट्स की, तो रिटायरमेंट्स आर इजीली प्रेडिक्टेबल। सबैटिकल्स, लॉन्ग लीव्स जो होती हैं वो भी इजीली प्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन अदर थिंग्स लाइक वॉलंटरी टर्नओवर, ठीक है, डेथ, इलनेस, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होती। एट टाइम्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो ये कुछ इश्यूज इसके साथ आते हैं। टाइम सीक्वेंस कंसर्न हमारे पास क्या आती है कि जो सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सीक्वेंशियल स्टेप्स की सूरत में परफॉर्म होता है। तो स्टाफिंग फ्लो चार्ट जो है वो डेवलप किया जाता है कि हम अपने कंपोनेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज कर सकें। सो सीक्वेंस जो है वो अफेक्ट करता है टाइम को। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हवाले से हमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। टाइम लैप्स स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो बड़े यूज़फुल होते हैं कि हम टाइम सीक्वेंस कंसर्न्स को बेहतर अंदाज में प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आगे जी टाइमिंग के इश्यूज़। टाइमिंग के इश्यूज़ के बाद है हमारे पास द नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स। व्हाट इज़ दिस नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट? नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट से मुराद हमारी ये बनती है कि फ़र्ज़ करते हैं अगर हम चलें जी बादाम लेते हैं और हम ये कहते हैं कि जनाब 10 बादाम में से 2 बादाम ख़राब निकलते हैं और 8 ठीक निकलते हैं, तो रेशो क्या हुई ख़राब निकलने की? दैट इज़ 2 आउट ऑफ 10। सो ये 2 फ़र्ज कर लेते हैं, ये क्या है? ये यील्ड रेशो है हमारी। सिमिलरली जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक यील्ड रेशो आती है कि हमने कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स लिए और कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स में से एक अच्छा एप्लीकेंट हमें मिला जिसको हमने एम्प्लॉय रख लिया। सम एप्लीकेंट्स जो हैं दे आर इंटरेस्टेड इन अ वैकेंसी, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं होते। पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हमें डेवलप करना पड़ता है और एक लार्ज पूल डेवलप करना पड़ता है ताकि हम वेकेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए ज़्यादा लोग लेकर आ सकें जिसमें से हम फिर फाइनल सिलेक्शन कर सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि हमें कितने नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स चाहिए किसी भी एक जॉब को फिल करने के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे सामने आता है वो आता है हिस्टोरिकल डाटा, कि प्रीवियसली जब हमने इन जॉब्स को फिल करने के लिए कोशिश की तो उस वक्त टारगेटेड नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट क्या था, और इसको हम किसके थ्रू करते हैं? दैट इज़ डन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ यील्ड रेशो। सो यील्ड रेशो क्या एक्सप्रेस कर रही होती है? रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट्स इनपुट्स टू आउटपुट्स एट वेरियस डिसीजन पॉइंट्स।
और यील्ड रेशियो जैसे उसने कहा 90/1 मीन्स दैट टू फिल इन 1 वैकेंसी यू नीड 90 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, यानी 90 लोगों से, एप्लीकेंट्स में से एक अच्छा एम्प्लॉय आपको मिलेगा। देन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स दैट यू हैव टू डेवलप। तो 2 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स को, इसको देख लेते हैं। फर्स्टली क्या है जी, एसेंशियल है हमारे लिए कि हमारे क्वालिफिकेशन जो हम चाह रहे हैं जो जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए वो पहले से इस्टेब्लिश हो। और ये कैसे होती है, दैट इज़ डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। सो जॉब एनालिसिस हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारे पास कैसे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। सो जो जितनी हमारी जॉब स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी उतना ही स्मॉलर एप्लीकेंट पूल हमें डेवलप करना पड़ेगा और उसी की बेस के ऊपर हम एक बेहतर यील्ड रेशो जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्टेप हमारा आता है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर होना चाहिए कि कहाँ पर हमें अपने रिलेटेड एप्लीकेंट्स मिलेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं और बैंकिंग में एक आजकल के हवाले से बहुत मशहूर जॉब आपको जो नज़र आती है वो है हमारे पास, दैट इज़ MTO, दैट स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर। सो मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर के लिए हमें यंग लोग चाहिए हैं और वो कौन से होते हैं, यंग बिजनेस ग्रेजुएट्स। सो बेस्ट सोर्स हमारे पास क्या हुआ, दीज आर यूनिवर्सिटीज़ जो कि हमें इस किस्म के कैंडिडेट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। सो ये हमारे लिए नेसेसरी है कि हमें टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स की इन चीज़ों का अंदाज़ा हो। देन हमारे पास इम्पॉर्टेंट एक और एलिमेंट आ जाता है कि हमारा रिक्रूटमेंट बजट क्या होगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। Budget includes the cost which is to be incurred while performing the recruitment process. So recruitment involves high cost और रिक्रूटमेंट बजट जो है वो डेवलप होना भी ज़रूरी होता है। 2 इश्यूज़ हैं जिसको हमें एड्रेस करना रिक्वायर्ड होता है। पहला एक इशू है जो इसको हम कहते हैं दैट इज़ हाउ बजट्स कैन बी डेवलप्ड, वो क्या है जी, टॉप डाउन अप्रोच। और दूसरी अप्रोच हमारे पास आ जाती है, इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या है, फॉर इंस्टेंस ये क्या है जी, ये टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। टॉप डाउन अप्रोच क्या बनी, ये ऊपर से बजट बनता है और नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बॉटम अप अप्रोच क्या है कि बॉटम से स्टार्ट होता है, सम अप होते होते ऐड से टॉप तक पूरा बजट चला जाता है। सो अगर इसको हम पिरामिड की सूरत में देखें तो ये हमारा बजट बनता है, ये हमारे पास हायरार्किकल, ये टॉप डाउन अप्रोच और ये बॉटम अप अप्रोच बनती है। सो टॉप मैनेजमेंट सेट करती है बजट फॉर द रिक्रूटमेंट टॉप डाउन अप्रोच में, और बॉटम अप अप्रोच में रिक्रूटमेंट बजट इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बिजनेस यूनिट्स एट द लोअर लेवल। सो इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है बजट फॉर्मुलेशन के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। दूसरा इशू जो है वो है डिसाइडिंग वेदर टू चार्ज रिक्रूटमेंट कॉस्ट टू बिजनेस यूनिट यूजर्स। के फर्ज करें अगर आपका बिजनेस यूनिट जो काम कर रहा है, आपने सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट की तो आपका एचआर कर रहा है, बिजनेस यूनिट कर रहा है, अगर आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं तो आपने किसको ये कॉस्ट चार्ज करनी है। तो ये हमारा दूसरा इशू आ जाता है कि क्या हम सेंट्रली ऑर्गेनाइजेशन को की जाए या उस स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट को कॉस्ट की जाए। सो दैट इज़ एप्लीकेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम कैन कैलकुलेट द कॉस्ट पर एप्लीकेंट और एंड द कॉस्ट पर हायर। सो ये जो मेथड आप अपनाना चाहें बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जिसको आपको पहले से एड्रेस करना चाहिए। देन आ जाता है जी हमारा डेवलपमेंट ऑफ अ रिक्रूटमेंट गाइड। रिक्रूटमेंट गाइड किसको कहते हैं हम, ये रिक्रूटमेंट गाइड गाइड्स द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। बेसिकली ये किसको गाइड करती है, 2 लोगों को, बल्कि 3 कह ले, एक रिक्रूटर को, एक रिक्रूट को, यानी जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं उसको प्रोसेस में गाइड करेगी और रिक्रूटर को भी गाइड करेगी, और एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मेजरमेंट की अप्रोच के लिए ये रिक्रूटमेंट गाइड यूज़ की जा सकती है। ये रिक्रूटमेंट गाइड बेसिकली क्या करती है, डिटेल इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द होल प्रोसेस जिसको फॉलो किया जाना चाहिए टू अट्रैक्ट द एप्लीकेंट फॉर अ जॉब। इसके हवाले से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, टाइम, मनी एंड स्टाफ रिक्वायर्ड जो है वो भी हम रिक्रूटमेंट गाइड में
डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो ये हेल्प करती है इंश्योर करने में कि तमाम सीक्वेंशियल स्टेप्स जो हैं वो अलाइंड हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसी बनाए गए हैं। सो 3 चीज़ें, एम्प्लॉयर, एप्लीकेंट और रिक्रूटर, तीनों के लिए ये एक सेफ गार्ड है बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आखिरी जो हमारा जो इशू आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो है जी प्रोसेस फ्लो एंड रिकॉर्ड कीपिंग। कहाँ से स्टार्ट होगा, चलें जी ये फर्स्ट करें स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, और ये अब हम क्या बना रहे हैं बेसिकली, ये हम क्या एक प्रोसेस फ्लो बना रहे हैं। सो प्रोसेस फ्लो कैसे बनाया जाएगा और रिकॉर्ड कीपिंग के इश्यूज कौन देखेगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर पाती अपने इस सारे प्रोसेस के लिए। अगर ये प्रोफेशनल वे में नहीं किया जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो हो सकता है हम इस सारे सिस्टम प्रोसेस को ठीक ना कर पाएँ और वेल क्वालिफाइड पीपल हम लूज़ करते हैं। सो इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है वो सपोर्ट करती है एज अ होल रिक्रूटमेंट एफर्ट्स को, क्योंकि ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द कैंडिडेट स्टेटस। सो ये हमारे पास। सो अभी के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने बेसिकली रिक्रूटमेंट प्लानिंग को देखा, फिर उसमें ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज जिसमें 2 इश्यूज पे बात की, इन हाउस वर्सेस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट को देखा। देन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को देखा है कि वो क्या हो सकते हैं, रिक्विजिशन के इश्यूज, टाइमिंग के इश्यूज हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स, रिक्रूटमेंट बजट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, डेवलपमेंट ऑफ अ रिक्रूटमेंट गाइड, देन प्रोसेस फ्लो और रिकॉर्ड कीपिंग को हमने देखा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन and definitely we would love to answer. So thank you very much for watching this lecture. Have a nice time. Allah Hafiz.